इकाई 1 जेंडर और समाज, जेंडर एंड सोसाइटी। प्रश्न 1, सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है? जेंडर किस प्रकार एक सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण है? विस्तृत विवेचना कीजिए। प्रस्तावना। सामान्य बोलचाल में सेक्स, लिंग और जेंडर, लैंगिकता को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु समाजशास्त्र, शिक्षा और मनोविज्ञान में इन दोनों के बीच बहुत गहरा और स्पष्ट अंतर है। सेक्स एक जैविक और प्राकृतिक सच्चाई है, जबकि जेंडर समाज और संस्कृति द्वारा गढ़ी गई एक अवधारणा है। सेक्स, जैविक लिंग का अर्थ। सेक्स एक प्राकृतिक और जैविक, बायोलॉजिकल अवधारणा है, जो जन्म के समय बच्चे की शारीरिक, जननांगों और आनुवंशिक, जैसे महिलाओं में XX और पुरुषों में XY गुणसूत्र बनावट के आधार पर तय होती है। यह मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है और पूरी दुनिया में हर जगह एक समान होती है। जेंडर, लैंगिकता का अर्थ। जेंडर एक सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ये उन भूमिकाओं, व्यवहारों, अपेक्षाओं और गुणों को दर्शाता है जो समाज द्वारा पुरुष या महिला के लिए तय किए जाते हैं। जेंडर ये बताता है कि समाज एक पुरुष या महिला से किस प्रकार के आचरण की उम्मीद करता है। जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण के रूप में। समाजीकरण की प्रक्रिया। जन्म के बाद से ही समाज बच्चे को उसके लिंग के आधार पर सांचे में ढालना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए लड़कों को नीले रंग के कपड़े, कार और बंदूक जैसे खिलौने दिए जाते हैं, जबकि लड़कियों को गुलाबी रंग और गुड़िया या किचन सेट दिए जाते हैं। श्रम का विभाजन। समाज ने कार्यों को भी लिंग के आधार पर बांट दिया है। ये माना जाता है कि घर चलाना, बच्चों की देखभाल करना महिलाओं का काम है और बाहर जाकर पैसे कमाना पुरुषों का काम है। सांस्कृतिक विविधता। जेंडर की भूमिकाएं समय और स्थान के साथ बदलती रहती हैं। जो काम 50 साल पहले महिलाओं के लिए वर्जित थे, आज वे उन क्षेत्रों जैसे सेना, विमानन, राजनीति में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं, जो यह साबित करता है कि जेंडर जैविक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित है। निष्कर्ष। संक्षेप में, सेक्स हमें पुरुष या महिला के रूप में जन्म देता है, जबकि जेंडर हमें यह सिखाता है कि समाज में एक पुरुष या महिला के रूप में कैसे रहना और सोचना है। इसलिए जेंडर पूरी तरह से एक सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना है। प्रश्न 2, समाजीकरण, सोशलाइजेशन प्रक्रिया क्या है? बच्चों के लिंग पहचान, जेंडर आइडेंटिटी के विकास में परिवार और समाज की भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रस्तावना। समाजीकरण वह निरंतर चलने वाली आजीवन सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक नवजात शिशु समाज के तौर तरीकों, मूल्यों, मानदंडों और परंपराओं को सीखकर एक पूर्ण सामाजिक प्राणी बनता है। इसी प्रक्रिया के दौरान बच्चा अपनी लिंग पहचान, जेंडर आइडेंटिटी को भी विकसित करता है। लिंग पहचान का अर्थ। लिंग पहचान का तात्पर्य बच्चे के मन में स्वयं के लड़का या लड़की होने की गहरी समझ विकसित होने से है। यह समझ धीरे धीरे सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से पुख्ता होती है। परिवार की भूमिका, प्राथमिक समाजीकरण। परिवार बच्चे के जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। जन्म के तुरंत बाद से ही परिवार बच्चे के साथ उसके लिंग के आधार पर व्यवहार करना शुरू कर देता है। माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदार बच्चे के कपड़े, उसके नाम, उसके खिलौने और उसके बोलने चलने के ढंग को लिंग के आधार पर तय करते हैं। उदाहरण के लिए लड़कों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे रोएं नहीं, साहसी बने और खेलकूद में आगे रहें। वहीं लड़कियों को शांत रहने, घर के कामों में मदद करने और कोमल स्वभाव अपनाने की सीख दी जाती है। समाज और संस्कृति की भूमिका। द्वितीयक समाजीकरण। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका दायरा परिवार से निकलकर पड़ोस, मित्र मंडली, पीयर ग्रुप, स्कूल और मीडिया तक फैल जाता है। आस पड़ोस के लोग और समाज के अन्य घटक बच्चे के जेंडर आधारित व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यदि कोई लड़का गुड़िया से खेले या रो पड़े, तो समाज उसे टोकता है कि लड़के ऐसे कमजोरों की तरह नहीं रोते। इसी प्रकार समाज और संस्कृति मीडिया के माध्यम से भी रूढ़िवादी संदेश प्रसारित करती है, जिससे बच्चे अनजाने में समाज की जेंडर व्यवस्था को अपना लेते हैं। निष्कर्ष। इस प्रकार परिवार और समाज मिलकर बच्चों के मन में ये बैठा देते हैं कि उनके लिंग के अनुसार उन्हें समाज में क्या भूमिकाएं निभानी हैं। समाजीकरण ही वो माध्यम है जो जैविक अंतर को सामाजिक असमानता में बदल देता है। प्रश्न 3, पितृसत्ता, पेट्रियार्की से आप क्या समझते हैं? भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं की स्थिति और अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित करती है, विस्तार से समझाइए। प्रस्तावना। पितृसत्ता, पेट्रियार्की
उस सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें सत्ता, अधिकार, नियंत्रण और नेतृत्व पूरी तरह से पुरुषों के हाथ में होता है। इस व्यवस्था में परिवार और समाज के वरिष्ठ पुरुषों को प्रमुख स्थान प्राप्त होता है और फैसले लेने की पूरी शक्ति उन्हीं के पास होती है। पितृसत्ता की मुख्य विशेषताएं: वंश का नाम और पहचान पिता या पुरुष के नाम से आगे बढ़ती है। संपत्ति का स्वामित्व और अधिकार पुरुषों के पास होता है। समाज में पुरुषों के निर्णयों को अंतिम और सर्वोपरि माना जाता है। महिलाओं की स्थिति पर पितृसत्ता का प्रभाव: अधीनता और दोयम दर्जे का जीवन। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को कभी भी पुरुषों के बराबर स्वतंत्र व्यक्ति नहीं माना जाता। उन्हें हमेशा पिता, पति या पुत्र के संरक्षण या नियंत्रण में रहना सिखाया जाता है। गतिशीलता पर प्रतिबंध: महिलाओं के घर से बाहर निकलने, अकेले यात्रा करने और अपनी मर्जी से मित्र बनाने पर कड़े सामाजिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की उपेक्षा: कई परिवारों में आज भी बेटों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाती है और बेटियों की शिक्षा को कम जरूरी समझा जाता है। इसी प्रकार स्वास्थ्य और पोषण के मामले में भी महिलाओं को पीछे रखा जाता है। महिलाओं के अधिकारों पर प्रभाव: संपत्ति का अधिकार: यद्यपि कानून में महिलाओं को अधिकार मिले हैं, परंतु व्यावहारिक रूप से पैतृक संपत्ति में बेटियों को उनका हिस्सा नहीं मिल पाता, क्योंकि सामाजिक दबाव के कारण वे भाई या पिता के खिलाफ नहीं जातीं। निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अभाव: विवाह, करियर का चुनाव या परिवार से जुड़े अन्य बड़े फैसलों में महिलाओं की सहमति या राय को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता। हिंसा और उत्पीड़न: दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या और मान सम्मान के नाम पर होने वाली हिंसा, ऑनर किलिंग, इसी पितृसत्तात्मक सोच की ही उपज हैं। निष्कर्ष: पितृसत्तात्मक व्यवस्था भारतीय समाज में महिलाओं के विकास, उनकी स्वतंत्रता और समानता के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक इस सोच को बदला नहीं जाता, तब तक वास्तविक सामाजिक न्याय की कल्पना करना कठिन है। प्रश्न 4, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप्स और श्रम के लैंगिक विभाजन, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर पर एक विस्तृत लेख लिखिए। प्रस्तावना: समाज ने पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ पक्के और कठोर मापदंड तय कर दिए हैं जिन्हें जेंडर रूढ़िवादिता कहा जाता है। इन रूढ़ियों के आधार पर ही समाज में काम का भी बंटवारा कर दिया गया है, जिसे श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता का अर्थ और स्वरूप: जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब है किसी व्यक्ति की क्षमता को उसके व्यक्तिगत गुणों के बजाय केवल उसके जेंडर, स्त्री या पुरुष के आधार पर आंकना। समाज में ये आम धारणा बना दी गई है कि पुरुष स्वभाव से बुद्धिमान, तार्किक और मजबूत होते हैं, जबकि महिलाएं संवेदनशील, कोमल और कमजोर होती हैं। उदाहरण के लिए यह मान लिया जाता है कि विज्ञान और गणित केवल लड़के ही अच्छे से पढ़ सकते हैं और कला या साहित्य में लड़कियां बेहतर होती हैं। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि पुरुषों को दर्द नहीं होता या वे रोते नहीं हैं। श्रम का लैंगिक विभाजन, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, यह समाज द्वारा लिंग के आधार पर कार्यों का असमान वितरण है, जिसके तहत कार्यों को दो हिस्सों में बांट दिया गया है: उत्पादक कार्य और रिप्रोडक्टिव, घरेलू प्रजनन कार्य। उत्पादक कार्य, प्रोडक्टिव वर्क, घर के बाहर किए जाने वाले कार्य जैसे नौकरी, खेती, व्यापार और मजदूरी, इन्हें पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है और इसके बदले में उन्हें आर्थिक वेतन या लाभ मिलता है। प्रजनन और घरेलू कार्य, रिप्रोडक्टिव डोमेस्टिक वर्क, घर के अंदर के काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल करना, इन्हें महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता है, जिनका कोई आर्थिक मूल्य या वेतन नहीं आंका जाता। परिणाम और प्रभाव: इस विभाजन के कारण महिलाओं पर दोहरे कार्य का भारी बोझ आ जाता है, घर का काम भी, और यदि वे नौकरी करती हैं तो बाहर का काम भी। चूंकि घरेलू कार्यों को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। निष्कर्ष: जेंडर रूढ़िवादिता और श्रम का लैंगिक विभाजन समाज में असमानता को स्थायी बनाते हैं। इन्हें समाप्त करने के लिए शिक्षा और सोच में बदलाव लाना बेहद जरूरी है। प्रश्न 5, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले लैंगिक भेदभाव और असमानता के प्रमुख सामाजिक कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रस्तावना: भारतीय समाज में सदियों से महिलाओं के साथ होने वाला लैंगिक भेदभाव और असमानता कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं। इन कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण करना समाज को सुधारने के लिए आवश्यक है। प्रमुख सामाजिक कारण: पुत्र मोह, सॉन मेटा प्रेफरेंस। भारतीय समाज में वंश चलाने, चिता को अग्नि देने
और बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए बेटे की लालसा अत्यधिक प्रबल है। इसी पुत्र मोह के कारण कन्या भ्रूण हत्या, लिंग परीक्षण और बेटियों की उपेक्षा जैसी कुप्रथाएं समाज में गहरी पैठ बना चुकी हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता। समाज की ये बुनियादी संरचना ही ऐसी है जो पुरुषों को सर्वे सर्वा मानती है और महिलाओं को उनके अधीन रखती है। इससे महिलाओं को व्यक्ति के रूप में स्वतंत्र पहचान नहीं मिल पाती। रूढ़िवादी और पारंपरिक मूल्य। समाज में धर्म और परंपराओं की ऐसी व्याख्याएं की जाती हैं जो महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। उन्हें पवित्रता, मर्यादा और सहनशीलता के नाम पर घर की चारदीवारी में बांधकर रखा जाता है। शिक्षा और आर्थिक निर्भरता की कमी। लड़कियों को उच्च शिक्षा से वंचित रखना या उन्हें केवल सामान्य शिक्षा दिलाना ताकि वे आत्मनिर्भर न बन सकें, भेदभाव का एक बड़ा कारण है। जब तक महिला आर्थिक रूप से पराधीन रहती है, तब तक वो भेदभाव सहने के लिए मजबूर होती है। दहेज प्रथा और विवाह संबंधी कुरीतियाँ। दहेज को बेटियों के साथ एक बोझ या लेन देन की वस्तु के रूप में देखा जाता है, जिससे जन्म के समय से ही बेटियों को कमतर आंका जाने लगता है। आलोचनात्मक विश्लेषण। यह विडंबना है कि आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक ने बहुत प्रगति कर ली है, परंतु लोगों की सोच आज भी पुरानी और संकुचित बनी हुई है। कानून बनने के बाद भी सामाजिक जागरूकता की कमी के कारण ये कुरीतियां और भेदभाव आज भी समाज के विभिन्न वर्गों में जीवित हैं। निष्कर्ष। लैंगिक भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिए केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज की इस सड़ी गली मानसिकता, पुत्र मोह की भावना और रूढ़िवादी परंपराओं पर कड़ी चोट करनी होगी। इकाई 2, शिक्षा और जेंडर, एजुकेशन एंड जेंडर। प्रश्न 6। भारत में महिलाओं की शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन करते हुए स्वतंत्रता के बाद इसमें हुए सुधारों को समझाइए। प्रस्तावना। शिक्षा किसी भी समाज के विकास की रीढ़ होती है। भारत में महिलाओं की शिक्षा का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक स्वतंत्रता प्राप्ति तक महिलाओं की शिक्षा की स्थिति में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। वैदिक काल। इस काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने, उपनयन संस्कार कराने और वेदों का अध्ययन करने की पूरी स्वतंत्रता थी। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का इतिहास इस बात का प्रमाण है। मध्यकाल। इस काल में विशेषकर मुस्लिम शासन और रूढ़िवादिता के बढ़ने के बाद महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट आई। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं के कारण महिलाओं का घर से बाहर निकलना और शिक्षा पाना लगभग बंद हो गया। ब्रिटिश काल में सुधार। 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों और भारतीय समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के अथक प्रयासों से महिला शिक्षा के द्वार खुले। फुले दंपत्ति ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। स्वतंत्रता के बाद के सुधार और संवैधानिक प्रावधान। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 14 और 15 प्रदान किया। विभिन्न आयोगों की सिफारिशें। कोठारी आयोग 1964-66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों NEP 1986 ने बालिका शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का अनिवार्य हिस्सा माना और इसके प्रसार पर विशेष बल दिया। सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम। सरकार ने महिलाओं की साक्षरता बढ़ाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय महिला शिक्षा योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV योजना और हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। वर्तमान स्थिति और प्रभाव। इन सभी ऐतिहासिक प्रयासों और आधुनिक सुधारों के परिणाम स्वरूप आज भारत में महिला साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और महिलाएं हर उच्च पद पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। निष्कर्ष। हालांकि साक्षरता बढ़ी है, परंतु अभी भी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में महिला शिक्षा की गुणवत्ता और उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। प्रश्न 7। लड़कियों की स्कूली शिक्षा और उनके नामांकन, एनरोलमेंट तथा ठहराव, रिटेंशन में आने वाली प्रमुख सामाजिक और आर्थिक बाधाएं क्या हैं? विस्तार से लिखिए। प्रस्तावना। सरकार द्वारा तमाम योजनाओं के बावजूद आज भी बड़ी संख्या में लड़कियां या तो स्कूल में नाम ही नहीं लिखा पातीं, नामांकन की कमी, या फिर प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही स्कूल छोड़ देती हैं। ठहराव, रिटेंशन की समस्या। इसके पीछे कई गंभीर सामाजिक और आर्थिक बाधाएं हैं। प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं। सुरक्षा का भय और सामाजिक दूरी। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय गांव से दूर होते हैं।
ऐसे में माता पिता अपनी बेटियों की सुरक्षा, छेड़छाड़ या उत्पीड़न का डर को लेकर चिंतित रहते हैं और उन्हें दूर भेजने से कतराते हैं। रूढ़िवादी सोच और पितृसत्तात्मक मूल्य। समाज में आज भी ये पुरानी सोच मौजूद है कि लड़कियों को तो अंततः पराया धन है और चूल्हा चौका ही संभालना है, इसलिए ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या फ़ायदा। इस सोच के कारण उनकी पढ़ाई पर कम ध्यान दिया जाता है। शौचालय और स्वच्छता का अभाव। विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग, सुरक्षित और स्वच्छ शौचालयों तथा सैनिटरी पैड की व्यवस्था न होने के कारण किशोरावस्था की शुरुआत में लड़कियां स्कूल जाना छोड़ देती हैं। बाल विवाह की प्रथा। कई समाजों में आज भी कम उम्र में शादी कर दिए जाने के कारण लड़कियों की स्कूली शिक्षा बीच में ही समाप्त हो जाती है। प्रमुख आर्थिक बाधाएं। गरीबी और संसाधनों की कमी। गरीब परिवारों की आय इतनी कम होती है कि वे बच्चों की किताबें, कॉपियां, यूनिफॉर्म और स्कूल का खर्च नहीं उठा पाते। ऐसे में वे बेटों की पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं और बेटियों को घर पर बिठा लेते हैं। घरेलू कार्यभार और अवसर लागत। गरीब घरों की लड़कियों पर छोटे भाई बहनों की देखरेख, घर की सफाई, पानी भरने और खाना पकाने का भारी बोझ होता है। वे घर के लिए अवैतनिक श्रम करती हैं, जिससे वे स्कूल नहीं जा पातीं। आर्थिक लाभ की अनुपलब्धता। माता पिता को लगता है कि लड़की की पढ़ाई पर पैसा खर्च करना एक फिजूल खर्ची है, क्योंकि उससे कोई तात्कालिक आर्थिक रिटर्न नहीं मिलने वाला। निष्कर्ष, ये सामाजिक और आर्थिक बाधाएं बालिकाओं के मूल अधिकारों का हनन करती हैं। जब तक इन बाधाओं को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य अधूरा रहेगा। प्रश्न 8। छिपा हुआ पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम से क्या आशय है? यह विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यचर्या में लैंगिक पूर्वाग्रह को कैसे बढ़ावा देता है? प्रस्तावना। विद्यालय केवल वही नहीं सिखाते जो उनकी आधिकारिक पाठ्यपुस्तकों ऑफिशियल करिकुलम में लिखा होता है, बल्कि विद्यालय के अनौपचारिक वातावरण, शिक्षकों के व्यवहार और संस्थागत नियमों से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। इसी अनलिखे और अनौपचारिक माध्यम को छिपा हुआ पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम कहा जाता है। छिपा हुआ पाठ्यक्रम का अर्थ। हिडन करिकुलम से तात्पर्य विद्यालय के उन तमाम अनलिखे अनुभवों, मूल्यों, संस्कृतियों और अपेक्षाओं से है, जिन्हें छात्र बिना किसी औपचारिक निर्देश के स्कूल के माहौल से अपने भीतर आत्मसात कर लेते हैं। इसमें स्कूल की प्रार्थना सभा, खेल के नियम और शिक्षकों का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण शामिल होता है। पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यचर्या में लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा। चित्रों और उदाहरणों में रूढ़िवादिता। पाठ्यपुस्तकों के चित्रों में सूक्ष्म स्तर पर लैंगिक भेदभाव झलकता है। उदाहरण के लिए पिता को हमेशा अखबार पढ़ते हुए, दफ्तर जाते हुए या कार चलाते हुए दिखाया जाता है, जबकि माँ को रसोई में खाना बनाते या कपड़े धोते हुए चित्रित किया जाता है। पेशा आधारित चित्रण। विज्ञान, डॉक्टर, इंजीनियर और नेता जैसे महत्वपूर्ण और बौद्धिक पदों पर पुरुषों को दिखाया जाता है, जबकि नर्स, शिक्षिका या गृहिणी के रूप में महिलाओं को प्रस्तुत किया जाता है। इससे बच्चों के अवचेतन मन में यह बैठ जाता है कि कौन सा काम किसके लिए बना है। भाषा का चयन। पुस्तकों में अक्सर वह, ही या पुरुषवाचक शब्दों का सामान्यीकरण करके प्रयोग किया जाता है जो महिलाओं की उपस्थिति को धुंधला कर देता है। विद्यालयी व्यवस्था और गतिविधियों में पूर्वाग्रह। खेलकूद का विभाजन। खेल के मैदान में लड़कों को क्रिकेट, फुटबॉल जैसे आक्रामक और ऊर्जावान खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि लड़कियों को रस्सी कूद, बैडमिंटन या कोने में बैठने वाले खेल दिए जाते हैं। स्कूल के काम की जिम्मेदारी। कक्षा की सजावट, ब्लैकबोर्ड साफ करना या मेहमानों को पानी पिलाने जैसे काम अक्सर लड़कियों को सौंपे जाते हैं, जबकि भारी सामान उठाने या बाहर के काम लड़कों को दिए जाते हैं। निष्कर्ष, छिपा हुआ पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के ये लैंगिक पूर्वाग्रह बच्चों के मन में गहरी रूढ़िवादिता पैदा करते हैं। एक शिक्षक होने के नाते हमें इस छिपे हुए पाठ्यक्रम को पहचानकर उसे जेंडर संवेदनशील बनाना चाहिए। प्रश्न 9। सह शिक्षा, को एजुकेशन क्या है? सह विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के समाजीकरण और समायोजन से जुड़ी समस्याओं का वर्णन कीजिए। प्रस्तावना। सह शिक्षा, को एजुकेशन, उस शैक्षिक व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें लड़के और लड़कियां बिना किसी भेदभाव के एक ही कक्षा में, एक ही छत के नीचे और एक ही शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य दोनों के बीच समानता की भावना विकसित करना है, परंतु व्यवहार में इसके सामने कई चुनौतियां आती हैं। सह शिक्षा का महत्व। ये लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे के साथ सहज रूप से संवाद करना, परस्पर सम्मान करना और भविष्य के समाज के लिए तैयार करना सिखाती है। समाजीकरण और समायोजन से जुड़ी प्रमुख समस्याएं। पारंपरिक झिझक और दूरी। चूंकि बच्चे अपने घरों और शुरुआती समाज में जेंडर आधारित अलगाव देखकर बड़े होते हैं,
इसलिए सहशिक्षा विद्यालयों में आने पर उनके बीच शुरुआती झिझक, असहजता और संकोच रहता है। वे खुलकर आपस में बात नहीं कर पाते। लैंगिक उत्पीड़न और छेड़छाड़, बुलिंग और हरासमेंट। सहविद्यालयों में कई बार उचित निगरानी या संवेदनशीलता के अभाव में लड़कों द्वारा लड़कियों पर फप्तियां कसना, उन्हें चिढ़ाना या मानसिक रूप से परेशान करना जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिससे लड़कियों का मानसिक संतुलन और पढ़ाई प्रभावित होती है। कक्षा कक्ष में पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अनजाने में कई शिक्षक भी सहशिक्षा की कक्षाओं में लड़कों को अधिक प्रश्न पूछने का मौका देते हैं या उन्हें नेतृत्व के पद सौंपते हैं, जिससे लड़कियों में हीन भावना घर कर जाती है। सामाजिक दबाव और रूढ़िवादी सोच। कई बार परिवार के दबाव या समाज के डर से बच्चे विपरीत लिंग के सहपाठियों से दूरी बनाकर रखते हैं, जिससे उनका सही मनोवैज्ञानिक समाजीकरण नहीं हो पाता। विषयों का जेंडर आधारित चयन। सहविद्यालयों में भी यह देखा गया है कि लड़कियां अक्सर गृह विज्ञान या कला की तरफ और लड़के गणित, विज्ञान या कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि शिक्षकों या समाज की अप्रत्यक्ष उम्मीदें ऐसी ही होती हैं। निष्कर्ष: सहशिक्षा का विचार बहुत उत्तम है, परंतु इसे सफल बनाने के लिए विद्यालयों में ऐसा सुरक्षित, संवेदनशील और समानतावादी वातावरण बनाना आवश्यक है, जहां हर छात्र छात्रा बिना किसी डर या भेदभाव के अपनी क्षमता विकसित कर सके। प्रश्न 10। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ और शिक्षा आयोगों ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं? विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रस्तावना: भारत में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता को पाटने के लिए विभिन्न समयों पर गठित शिक्षा आयोगों और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं एनसीएफ ने अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरदर्शी सिफारिशें की हैं। प्रमुख शिक्षा आयोगों की सिफारिशें। कोठारी आयोग 1964-66। इस आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिलाओं की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। आयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाएं, मुफ्त किताबें और छात्रवृत्तियां देने की जोरदार सिफारिश की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986। इस नीति ने महिला शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। इसमें रूढ़िवादी तत्वों को पाठ्य पुस्तकों से हटाने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2023 की सिफारिशें। लैंगिक संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी। एनसीएफ ने इस बात पर जोर दिया कि संपूर्ण पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो लैंगिक भेदभाव को चुनौती दे और समानता के मूल्यों को स्थापित करे। रूढ़िवादिता का उन्मूलन। पाठ्यपुस्तकों से उन सभी चित्रों, कहानियों और उदाहरणों को हटाने की सिफारिश की गई जो महिलाओं को कमजोर या केवल घरेलू भूमिकाओं में दिखाते हैं। समान भागीदारी। कक्षा के अंदर और बाहर होने वाली प्रत्येक गतिविधि में लड़कों और लड़कियों की समान और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। भाषा का प्रयोग। पाठ्यपुस्तकों में समावेशी और जेंडर मुक्त भाषा के प्रयोग की वकालत की गई ताकि किसी भी लिंग की उपेक्षा न हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के प्रावधान। एनईपी 2020 ने सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स (SEDGs) के तहत बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसमें जेंडर समावेशी कोष, जेंडर इंक्लूजन फंड बनाने का प्रावधान किया गया है ताकि देश भर में बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा के लिए विशेष प्रोजेक्ट चलाए जा सकें। निष्कर्ष: इन सभी आयोगों और एनसीएफ की सिफारिशों का उद्देश्य एक ऐसी न्यायसंगत शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना है जो समाज में जेंडर के आधार पर होने वाले हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर सके। इकाई 3। कक्षा कक्ष की गतिशीलता और शिक्षक की भूमिका, क्लासरूम डायनामिक्स और टीचर्स रोल। प्रश्न 11। कक्षा कक्ष की अंतःक्रिया, क्लासरूम इंटरैक्शन में शिक्षक की धारणाएं और उनके लैंगिक पूर्वाग्रह छात्रों को कैसे प्रभावित करते हैं? प्रस्तावना: कक्षा कक्ष एक ऐसा सूक्ष्म समाज है जहां शिक्षक और छात्रों के बीच लगातार संवाद और अंतःक्रिया होती है। शिक्षक का व्यक्तिगत दृष्टिकोण और उनके लैंगिक पूर्वाग्रह अनजाने में ही सही छात्रों के मानसिक विकास और उनके भविष्य को बहुत गहरे तक प्रभावित करते हैं। शिक्षक की छिपी हुई धारणाएं और लैंगिक पूर्वाग्रह। कई बार शिक्षकों के मन में भी समाज की तरह ये बैठी होती है कि लड़के स्वाभाविक रूप से गणित और विज्ञान में तेज होते हैं, जबकि लड़कियां इन विषयों में कमजोर होती हैं। इसी प्रकार शिक्षकों का ये मानना कि लड़के नटखट और आक्रामक होते हैं, इसलिए उनकी गलतियों को माफ किया जा सकता है,
जबकि लड़कियां शांत, आज्ञाकारी और संवेदनशील होती हैं। छात्रों पर पूर्वाग्रहों का प्रभाव। अपेक्षाओं का अंतर, पाइथागोरियन टीचर एक्सपेक्टेशन इफेक्ट। यदि शिक्षक किसी छात्र से कम उम्मीद रखता है, जैसे यह मान लेना कि ये लड़की गणित के सवाल हल नहीं कर पाएगी, तो वह उस पर कम ध्यान देता है। परिणाम स्वरूप वो छात्रा धीरे धीरे वास्तव में उस विषय में पिछड़ने लगती है। सवालों के स्तर में भेदभाव। शिक्षक अक्सर कक्षा में लड़कों से कठिन, विश्लेषणात्मक और वैचारिक प्रश्न पूछते हैं, जबकि लड़कियों से तुलनात्मक रूप से आसान या तथ्यात्मक प्रश्न पूछते हैं। इससे लड़कों का आत्मविश्वास बढ़ता है और लड़कियों का मनोबल गिरता है। कक्षा में अनुशासन और व्यवहार। यदि कोई लड़का कक्षा में शोर मचाए या शैतानी करे, तो शिक्षक उसे प्यार से समझाते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। लड़के तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन यदि कोई लड़की थोड़ा भी मुखर होकर अपनी बात रखे या कड़ा रुख अपनाए, तो उसे बदतमीज या जिद्दी करार दे दिया जाता है। नेतृत्व के अवसर। कक्षा के मुख्य कार्य जैसे मॉनिटर बनाना, भारी सामान उठाना या खेल में टीम लीडर बनाना अक्सर लड़कों को सौंपा जाता है, जिससे लड़कियों को अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का मौका नहीं मिलता। निष्कर्ष, शिक्षक के ये लैंगिक पूर्वाग्रह छात्रों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और उनके अंदर हीन भावना भर देते हैं। एक अच्छे और संवेदनशील शिक्षक को अपने इन पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर हर छात्र को समान अवसर देना चाहिए। प्रश्न 12। एक शिक्षक के रूप में आप कक्ष में लैंगिक समानता और न्याय स्थापित करने के लिए कौन कौन सी शिक्षण रणनीतियां अपनाएंगे? विस्तार से लिखिए। प्रस्तावना। विद्यालय और कक्ष समाज का आईना होते हैं। यदि शिक्षक चाहे तो अपनी सूझबूझ और संवेदनशील शिक्षण रणनीतियों के माध्यम से कक्षा में लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर सकता है और लैंगिक न्याय की नींव रख सकता है। कक्षा में लैंगिक समानता स्थापित करने की प्रमुख रणनीतियाँ। जेंडर मुक्त और समावेशी शिक्षण सामग्री का प्रयोग। पढ़ाते समय ऐसी कहानियों, उदाहरणों और पाठ्यपुस्तकों का चयन करना जिसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान, शक्तिशाली और गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में दिखाया गया हो। सहयोगात्मक और मिश्रित समूह अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। कक्षा में जब भी कोई ग्रुप प्रोजेक्ट या गतिविधि दी जाए, तो शिक्षक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़के और लड़कियों के मिश्रित समूह बनाए जाएं। इससे वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं और पूर्वाग्रह दूर होते हैं। समान भागीदारी के अवसर सुनिश्चित करना। कक्षा में प्रश्न पूछने, ब्लैक बोर्ड पर काम करने या विचार रखने के लिए लड़के और लड़कियों दोनों को समान रूप से प्रोत्साहित करना। शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई एक लिंग विशेष हावी न हो जाए। नेतृत्व के अवसरों में संतुलन। कक्षा की मॉनिटरशिप, वाद विवाद प्रतियोगिता का नेतृत्व या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी बारी बारी से छात्रों और छात्राओं दोनों को दी जानी चाहिए, ताकि दोनों का नेतृत्व कौशल विकसित हो सके। जेंडर संवेदनशील भाषा का प्रयोग। शिक्षक को अपनी बोलचाल और पढ़ाने की शैली में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो किसी एक लिंग को प्राथमिकता न दें, जैसे सभी छात्र छात्राएं, विद्यार्थीगण या बच्चों। खुली चर्चा और संवाद का माहौल। कक्षा में समय समय पर जेंडर समानता, रूढ़िवादिता और सम्मान जैसे मुद्दों पर खुली चर्चा आयोजित करनी चाहिए, ताकि छात्र खुलकर अपने विचार रख सकें और उनके गलत भ्रम दूर किए जा सकें। निष्कर्ष, एक शिक्षक का सकारात्मक और समानतावादी दृष्टिकोण बच्चों की सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये रणनीतियाँ न केवल कक्षा को बेहतर बनाती हैं, बल्कि एक स्वस्थ और समतामूलक समाज के निर्माण में मदद करती हैं। प्रश्न 13। विद्यालय और समाज में सुरक्षा की भावना क्यों आवश्यक है? यौन शोषण या उत्पीड़न की पहचान करने और उससे निपटने में शिक्षक की भूमिका का विस्तार से वर्णन करें। प्रस्तावना। किसी भी बच्चे के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास के लिए विद्यालय और समाज में सुरक्षा की भावना सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। भय और असुरक्षा के माहौल में कोई भी बच्चा अपनी पूरी क्षमता के साथ न तो सीख सकता है और न ही आगे बढ़ सकता है। सुरक्षा की भावना की आवश्यकता। भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण बच्चों को आत्मविश्वास देता है। इसके विपरीत असुरक्षा बच्चों में तनाव, अवसाद, ड्रॉपआउट, स्कूल छोड़ना और हीन भावना पैदा करती है। यौन शोषण या उत्पीड़न की पहचान करने में शिक्षक की भूमिका। एक शिक्षक बच्चों के सबसे करीब रहने वाले वयस्कों में से एक होता है, इसलिए वो बच्चों के व्यवहार में आने वाले सूक्ष्म बदलावों को सबसे पहले भांप सकता है। पहचान के प्रमुख लक्षण। बच्चे के स्वभाव में अचानक बहुत अधिक बदलाव आ जाना, जैसे बहुत अधिक चुपचाप हो जाना या बात बात पर डरना। अचानक से पढ़ाई में पिछड़ जाना या स्कूल आने से कतराना।
शरीर पर बिना किसी स्पष्ट कारण के चोट के निशान होना या छूने पर अत्यधिक डरना या प्रतिक्रिया देना, अत्यधिक सहमा हुआ रहना, नींद न आना या अजीब हरकतें करना। उत्पीड़न से निपटने में शिक्षक की भूमिका। विश्वासपूर्ण रिश्ता बनाना। शिक्षक को ऐसा संवेदनशील और स्नेही संबंध रखना चाहिए कि बच्चा बिना किसी डर या झिझक के अपनी कोई भी समस्या या बुरी घटना आकर शिक्षक को बता सके। गोपनीयता और संवेदनशीलता। यदि कोई बच्चा ऐसी किसी घटना जैसे बैड टच या उत्पीड़न के बारे में बताए तो शिक्षक को घबराने के बजाय पूरी सहानुभूति और गोपनीयता के साथ उसकी बात सुननी चाहिए। कानूनी जानकारी। पीओसीएसओ एक्ट। शिक्षक को बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पीओसीएसओ एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसे तुरंत प्रधानाध्यापक, स्कूल प्रबंधन, बाल कल्याण समिति CWC या पुलिस को इस बात की सूचना देनी चाहिए। जागरूकता फैलाना। विद्यालय स्तर पर बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करना ताकि वे खुद अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। निष्कर्ष। बच्चों की सुरक्षा केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है। शिक्षक की सतर्कता और संवेदनशीलता कई बच्चों का जीवन और भविष्य बचा सकती है। प्रश्न 14। जेंडर संवेदनशील शिक्षण जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी से क्या तात्पर्य है? इसके मुख्य सिद्धांतों और विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। प्रस्तावना। जेंडर संवेदनशील शिक्षण जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी -GSP शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जो यह मानकर चलती है कि शिक्षण की प्रक्रिया में लड़के और लड़कियों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरतें अलग हो सकती हैं और उन सबका सम्मान किया जाना चाहिए। जेंडर संवेदनशील शिक्षण का अर्थ। इसका तात्पर्य शिक्षण विधियों, सामग्रियों, मूल्यांकन प्रणालियों और कक्षा के माहौल को इस प्रकार ढालना है कि वह किसी भी प्रकार के लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त हो और हर छात्र छात्रा को बिना किसी भेदभाव के सीखने का समान अवसर प्रदान करे। मुख्य सिद्धांत। समानता और न्याय का सिद्धांत। हर बच्चे को उसकी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का हक देना, भले ही उसका लिंग कुछ भी हो। किसी भी लिंग को कमतर न आंकना। समावेशिता का सिद्धांत। कक्षा की हर गतिविधि में 100% छात्रों और छात्राओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। सम्मान और गरिमा का सिद्धांत। प्रत्येक छात्र के अनुभवों और उसकी पृष्ठभूमि का सम्मान करना और उसे भयमुक्त वातावरण देना। मुख्य विशेषताएं। जेंडर मुक्त पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें। ऐसी पाठ्य सामग्री का उपयोग करना जो रूढ़िवादी छवियों जैसे महिला केवल घर संभाले और पुरुष केवल बाहर काम करे को न दिखाए, बल्कि आधुनिक और बराबरी वाले उदाहरण प्रस्तुत करे। विविध और लचीली शिक्षण विधियाँ। पढ़ाने के दौरान ऐसी विभिन्न शिक्षण विधियों जैसे समूह चर्चा, रोल प्ले, सहयोगात्मक कार्य का प्रयोग करना जो सभी विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों के अनुकूल हों। निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन करते समय शिक्षकों को अपने किसी भी प्रकार के पूर्वग्रह जैसे ये सोचना कि लड़कियां भाषा में अच्छी होती हैं और लड़के विज्ञान में से मुक्त रहना चाहिए। भयमुक्त और सुरक्षित कक्षा वातावरण। कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां लड़कियां बिना किसी झिझक के अपने प्रश्न पूछ सकें और अपनी बात रख सकें, और लड़के भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें। निष्कर्ष। जेंडर संवेदनशील शिक्षण केवल एक पढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी वैचारिक दृष्टि है जो शिक्षा के माध्यम से जेंडर समानता और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रश्न 15। विद्यालय स्तर पर छात्रों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेवाओं की क्या आवश्यकता है? जेंडर से जुड़ी रूढ़ियों को दूर करने में इसका महत्व बताइए। प्रस्तावना। किशोरावस्था मानव जीवन का वो दौर है जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर बहुत तेजी से बदलाव आते हैं। इस उम्र के छात्रों को अपने जीवन के सही फैसले लेने और तनाव से निपटने के लिए विद्यालय स्तर पर मार्गदर्शन और परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेवाओं की अत्यंत आवश्यकता होती है। मार्गदर्शन और परामर्श की आवश्यकता। किशोरावस्था के तनाव से निपटना। शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण किशोर कई बार भ्रम, चिंता, हीन भावना या अत्यधिक गुस्से के शिकार हो जाते हैं, जिन्हें संभालने के लिए परामर्शदाता की जरूरत होती है। शैक्षिक और करियर संबंधी निर्णय। छात्रों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार सही विषयों और करियर का चुनाव करने में मार्गदर्शन देना। जेंडर रूढ़ियों को दूर करने में मार्गदर्शन और परामर्श का महत्व। पारंपरिक करियर की दीवारों को तोड़ना। समाज में अक्सर यह मान लिया जाता है कि कुछ खास क्षेत्र जैसे नर्सिंग, फैशन डिजाइनिंग, गृह विज्ञान केवल लड़कियों के लिए हैं
और इंजीनियरिंग, सेना या पायलट जैसे क्षेत्र केवल लड़कों के लिए हैं। परामर्शदाता छात्रों को इन रूढ़ियों से बाहर निकलकर उनकी वास्तविक रुचि के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ाना। कई बार सामाजिक दबाव के कारण लड़कियां बड़े और चुनौतीपूर्ण सपने देखने से डरती हैं। परामर्श सेवाएं उन्हें यह विश्वास दिलाती हैं कि वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। लड़कों पर सामाजिक दबाव कम करना। समाज लड़कों से ये उम्मीद करता है कि वे हमेशा मजबूत रहें और कभी न रोएं। परामर्श के माध्यम से लड़कों को ये समझाया जाता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सामान्य बात है, जिससे वे मानसिक तनाव से बच पाते हैं। वैयक्तिक और पारिवारिक दबाव से मुक्ति। कई बार परिवार के लोग लड़कियों पर कम उम्र में शादी करने का दबाव बनाते हैं या बेटों पर अत्यधिक प्रेशर डालते हैं। काउंसलर छात्रों को इन दबावों से मुकाबला करने की मानसिक शक्ति देता है। निष्कर्ष, मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं विद्यालयों का एक अनिवार्य हिस्सा होनी चाहिए। ये सेवाएं न केवल छात्रों के व्यक्तिगत विकास में मदद करती हैं, बल्कि जेंडर रूढ़ियों को तोड़कर उन्हें एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नागरिक बनाती हैं। इकाई 4, मीडिया और जीवन कौशल शिक्षा, रोल ऑफ मीडिया एंड लाइफ स्किल्स एजुकेशन। प्रश्न 16, जनसंचार माध्यम, मैस मीडिया जैसे फिल्में, विज्ञापन और सोशल मीडिया समाज में जेंडर की छवि को किस प्रकार चित्रित और प्रभावित करते हैं? विस्तृत विवेचना कीजिए। प्रस्तावना। आज के डिजिटल युग में जनसंचार माध्यम, मैस मीडिया जैसे टेलीविज़न, फिल्में, विज्ञापन, समाचार पत्र और सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। ये माध्यम समाज की सोच को बनाने और उसे दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और अक्सर जेंडर की छवि को भी अपने ही तरीके से गढ़ते हैं। मीडिया में पारंपरिक और रूढ़िवादी जेंडर चित्रण। विज्ञापनों की दुनिया। अधिकांश विज्ञापनों में महिलाओं को या तो रसोई के उत्पाद, मसाले, साबुन, बर्तन धोने के पाउडर बेचते हुए दिखाया जाता है, या फिर सौंदर्य उत्पादों, क्रीम, शैम्पू के जरिए उनकी सुंदरता का प्रदर्शन किया जाता है। इसके विपरीत कार, बीमा, बैंक और तकनीकी उपकरणों के विज्ञापनों में हमेशा पुरुषों को ही निर्णय लेते हुए दिखाया जाता है। फिल्में और मनोरंजन। मुख्यधारा की फिल्मों में नायकों, हीरोज को हमेशा शक्तिशाली, रक्षक और कानून को अपने हाथ में लेने वाले दबंग के रूप में दिखाया जाता है, जबकि नायिकाओं, हीरोइंस को अक्सर ग्लैमर, रोमांस या एक कमज़ोर और आश्रित इकाई के रूप में पेश किया जाता है, जिन्हें बचाने के लिए नायक की ज़रूरत होती है। समाज और युवाओं पर मीडिया का प्रभाव। शारीरिक छवि, बॉडी इमेज का दबाव। मीडिया महिलाओं की सुंदरता के कुछ अवास्तविक और संकीर्ण पैमाने, जैसे बहुत गोरा होना, जीरो फिगर होना, तय कर देता है, जिससे युवा लड़कियों के मन में अपने शरीर को लेकर हीन भावना और डिप्रेशन पैदा होने लगता है। हिंसा और आक्रामकता का सामान्यीकरण। फिल्मों में पुरुषों द्वारा दिखाई जाने वाली आक्रामकता और महिलाओं पर नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति को समाज में सामान्य मान लिया जाता है, जिससे जेंडर आधारित हिंसा को बढ़ावा मिलता है। मीडिया का सकारात्मक और परिवर्तनकारी पक्ष। हालांकि हाल के वर्षों में मीडिया का एक नया और सकारात्मक रूप भी सामने आया है। अब ऐसी फिल्में और विज्ञापन बन रहे हैं जो महिला सशक्तिकरण, खेलकूद में बेटियों की जीत और घरेलू कामों में पुरुषों की भागीदारी जैसे जेंडर भूमिकाओं की अदला बदली को दिखाते हैं। सोशल मीडिया जागरूकता फैलाने, महिलाओं के अधिकारों की बात करने और रूढ़िवादिता के खिलाफ आवाज़ उठाने का एक बड़ा मंच बन गया है। निष्कर्ष, मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह है। यदि इसका उपयोग संवेदनशीलता के साथ किया जाए तो ये समाज में जेंडर समानता लाने का सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकता है। प्रश्न 17 है, जीवन कौशल शिक्षा, लाइफ स्किल्स एजुकेशन क्या है? जेंडर आधारित हिंसा और चुनौतियों का सामना करने में जीवन कौशल किस प्रकार सहायक हैं? विस्तार से लिखिए। प्रस्तावना। आज की तेजी से बदलती दुनिया में केवल किताबी ज्ञान ही काफ़ी नहीं है। व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन की चुनौतियों, समस्याओं और दबावों से निपटने के लिए जिन मानसिक और सामाजिक क्षमताओं की आवश्यकता होती है, उन्हें सामूहिक रूप से जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कई प्रमुख जीवन कौशलों की पहचान की है। जीवन कौशल शिक्षा का अर्थ। जीवन कौशल शिक्षा वो प्रक्रिया है जो युवाओं और बच्चों को आत्म जागरूकता, समानुभूति, प्रभावी संचार, आपसी संबंध, तनाव प्रबंधन, भावनाओं पर नियंत्रण, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता सिखाती है। जेंडर आधारित हिंसा और चुनौतियों का सामना करने में जीवन कौशल की भूमिका। आत्मविश्वास और दृढ़ता, सेल्फ कॉन्फिडेंस और असर्टिवनेस। जीवन कौशल शिक्षा बच्चों,
विशेषकर बालिकाओं को ये सिखाती है कि वे किसी भी अनुचित दबाव, भेदभाव या उत्पीड़न के खिलाफ मजबूती से ना कहना सीखें। दृढ़ता का कौशल उन्हें अपनी बात आत्मविश्वास से रखने की शक्ति देता है। निर्णय लेना और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कई बार किशोर लड़कियां दबाव में आकर गलत फैसलों का शिकार हो जाती हैं। जीवन कौशल उन्हें यह सिखाता है कि वे किसी भी कठिन या भेदभावपूर्ण परिस्थिति में समझदारी से सोच समझकर सही निर्णय कैसे लें। तनाव और भावनाओं का प्रबंधन, कोपिंग विद स्ट्रेस और इमोशंस। जेंडर आधारित भेदभाव, ताने या उत्पीड़न से उत्पन्न होने वाले मानसिक तनाव और डिप्रेशन से उबरने में यह कौशल अत्यंत सहायक होता है। यह बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। प्रभावी संचार और सहायता मांगना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कई बार बच्चे डर के कारण अपनी बात किसी से कह नहीं पाते। जीवन कौशल उन्हें अपनी भावनाओं को सही व्यक्ति के सामने प्रभावी ढंग से व्यक्त करना और ज़रूरत पड़ने पर सहायता मांगना सिखाता है। निष्कर्ष: जीवन कौशल शिक्षा बच्चों को समाज की रूढ़ियों और जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ एक मानसिक कवच प्रदान करती है। ये उन्हें आत्मनिर्भर, सशक्त और जिम्मेदार इंसान बनाती है। प्रश्न 18। महिलाओं के कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रस्तावना: भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जीवंत ग्रंथ है जो देश के हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आश्वासन देता है। महिलाओं के साथ ऐतिहासिक रूप से हुए अन्याय और भेदभाव को दूर करने के लिए संविधान में कई विशेष प्रावधान और मौलिक अधिकार दिए गए हैं। प्रमुख संवैधानिक प्रावधान: मूल्यवान अधिकार। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों के लिए कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, जिसका लाभ महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान रूप से मिलता है। भेदभाव का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह निर्देश देता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, सेक्स, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसी अनुच्छेद के खंड 3 के तहत राज्य को यह विशेष अधिकार दिया गया है कि वो महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण या छूट बना सकता है। अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। यह अनुच्छेद राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है और लिंग के आधार पर रोजगार में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। समान काम के लिए समान वेतन, नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 39 घ। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह निर्देश दिया गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन करके पंचायती राज संस्थाओं, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 33% सीटें आरक्षित की गईं ताकि वे राजनीतिक सत्ता में भागीदार बन सकें। निष्कर्ष: भारतीय संविधान के ये प्रावधान महिलाओं को केवल कागजी अधिकार नहीं देते, बल्कि उन्हें समाज में एक गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। इन अधिकारों का सही क्रियान्वयन ही लैंगिक न्याय की सच्ची गारंटी है। प्रश्न 19। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों और प्रावधानों को समझाइए। प्रस्तावना: भारतीय संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकारों के बावजूद जमीनी स्तर पर महिलाओं को घर के भीतर और कार्यस्थल पर भारी उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ता था। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए भारतीय संसद ने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और कड़े कानून पारित किए हैं। 1. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट माइंस PWDVA। उद्देश्य: इस कानून का मुख्य उद्देश्य परिवार के भीतर पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, यौन या आर्थिक हिंसा से उनकी रक्षा करना है। प्रमुख प्रावधान: इसमें केवल शारीरिक मारपिटाई ही नहीं, बल्कि मानसिक ताने देना, आर्थिक रूप से तंग करना या जबरन वसूली जैसी बातें भी घरेलू हिंसा में शामिल की गई हैं। पीड़ित महिला को निवास का अधिकार, राइट टू रेजिडेंस, दिया गया है, जिसके तहत पति या उसके परिवार द्वारा घर से निकाले जाने पर भी वो उस साझा मकान में रहने का हक रखती है। महिलाओं को तुरंत चिकित्सीय सहायता, कानूनी सहायता और आश्रय दिलाने के लिए संरक्षण अधिकारियों,
प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति का प्रावधान है। 2. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 पॉश एक्ट। उद्देश्य दफ्तरों, फैक्ट्रियों, संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों जैसी जगहों पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षित रखना और उनके लिए एक गरिमापूर्ण व भयमुक्त कार्य वातावरण तैयार करना। प्रमुख प्रावधान इस अधिनियम के तहत हर उस संस्था या दफ्तर में जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, एक आंतरिक शिकायत समिति इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी -ICC का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया है, जहां महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसमें अवांछित शारीरिक